जी, तो नमस्कार। आज शनिवार शाम है और कल रविवार है। थोड़ा फुर्सत भी रहती है शनिवार शाम को। ऋषिकेश नहीं जा पाया तो थोड़ा समय भी बचा हुआ है और साथ-साथ जो है बहुत समय से मैं चाह भी रहा था कि आप सब लोगों से जुड़ कर के आने वाली आपकी जो प्रवक्ता परीक्षा की तैयारियाँ हैं, उसके लिए और कुछ ना भी हो सके तो आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मोटिवेशन के रूप में मैं काम आ पाऊँ। तो ये मेरा प्रयास भी था, बहुत दिनों से मेरे विचार में भी था, मगर मैं वीडियो बनाने से किसी तरीके से चूक जा रहा था। वैसे आप सभी लोग ज़्यादातर जानते ही हैं कि मेरा बहुत प्रयास रहता है कि हमारे उत्तराखंड के जो बच्चे हैं, उनको गवर्नमेंट जॉब में किसी तरीके से तैयारी के लिए उनकी हौसला अफ़जाई की जाए। अगर कोई स्ट्रैटेजी बनाने में भी उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो भी कोशिश करने के लिए मैं प्रयासरत रहता हूँ। लेकिन मैं मतलब जैसे एक गज़ल की 2 लाइनें याद आती हैं कि मैं उसके हिसाब से वो कहते हैं कि मंजिल ना दे, चिराग ना दे, हौसला तो दे और ये ज़रूरी नहीं कि मेरे हक़ में दे पर फ़ैसला तो दे। तो इसलिए कुछ थोड़ा-सा हौसला अफ़जाई अगर कभी राइट टाइम पे हमें मिल जाती है, तो उससे हमें निकलने में, ये रास्ता दूरी तय करने में एक बहुत लाभ मिलता है। तो अपने को एज़ ए केस स्टडी आप लोगों के सामने प्रस्तुत करते हुए मैं आपको छोटी-मोटी टिप्स के साथ आगे बढ़ना चाहूँगा। तो जैसे कि आप लोगों को जानकारी है कि मैं प्रवक्ता 2022 के बैच में हूँ। 22 के बैच का मतलब है कि 2020 में हमारी क्या हुई थी, वैकेंसीज़ एडवर्टाइज़ हुई थी और 20 में एडवर्टाइज़ होने के बाद उसको क्या होना था, 22 तक जाकर के उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। तो ये जो 2 वर्ष थे हमारी तैयारी के, इसमें बहुत अप एंड डाउन हुआ था। क्या होता है कि 2 साल तक स्टडी को एक स्टडी स्टेट में बनाए रखना एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है ना? क्योंकि एक तो इसमें प्री और मेंस का चक्कर था। प्री एंटायरली डिफरेंट था जिसमें कि आपने अभी देखा कि स्क्रीनिंग के एग्ज़ाम और उसका बिल्कुल वही सिलेबस था और मेंस बिल्कुल अलग था, वो केवल और केवल सब्जेक्ट के लिए डेडिकेटेड था। इंटरव्यू अब इन्होंने समूह गौ की भर्तियों से लगभग हटा दिया है, कुछ एक भर्तियों में ही देखने को मिलता है। तो हम लोगों ने जब ये फॉर्म भरा तो उस समय हमारे दिमाग में भी यही था कि अगर स्क्रीनिंग न होती तो हमारे को लाभ होता। बाद में हमें लगा कि स्क्रीनिंग हुई तब हमें लाभ हुआ। तो कहने का मतलब ये होता है कि सिचुएशन बनाई जाती हैं, हमेशा सिचुएशन आपको फ़ेवर नहीं करती। हमारे साथ के बहुत सारे लोगों ने शुरू में सोचा कि अब ये स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे जो कि बीएड करने के बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी में लगे हुए हैं, शायद ये नया मॉडल जो है उनको फ़ेवर करेगा। और उन लोगों ने सोचा कि हम कोर्ट जाकर के कहीं न कहीं इस काम को रुकवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आयोग इतनी जल्दी भी चेंज नहीं करता अपने डिसीजन, तो अंतोगत्वा हमारे को क्या है, उस स्क्रीनिंग को फेस करना पड़ा। और खैर मुझे तो पहली अटेम्प्ट मतलब जो स्क्रीनिंग परीक्षा है उसमें भी और जो मुख्य परीक्षा है उसमें भी 2022 में टॉपर बनने का मौका मिला। मेरे को सबसे अधिक मार्क्स उसमें अर्जित हुए। तो इसके लिए मैंने ये अनुभव किया कि कुछ बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो तैयारी के समय अपने पास रखनी चाहिए, ठीक है ना? कुछ तो होते हैं जो सब्जेक्ट के धाकड़ होते हैं, वो तो होते ही ब्लेस्ड हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको परिस्थिति बनानी है, ठीक है ना? और इसी को तो स्ट्रैटेजी कहते हैं। जो ब्लेस्ड है वो तो अपने लिए एक सीट सिक्योर करना चाहेगा, लेकिन जो स्ट्रैटेजी बनाएगा वो रह ना जाए पीछे, इसके लिए उसको बहुत सारे ताम-झाम जोड़ करके चलना है। तो कुछ ऐसा ही केस मेरे साथ भी हो रहा था। हालाँकि मैं पढ़ने में ठीक-ठाक था, लेकिन जीएस मेरे लिए थोड़ा-सा अलग अलग मैटर था। लेकिन फिर भी जीएस की तैयारी करना, जीएस के कंपोनेंट को समझना, उसमें कुछ चीज़ ऐसी थी जो मेरे को फ़ेवर करती थी। जैसे मैं मैथमेटिकल एप्टीट्यूड वाला जो पोर्शन था उसको लाइक करता था। हिंदी में मैं थोड़ा-सा अपने को उतना सहज नहीं मानता था। साथ-साथ जीएस और जीके है उनका कोई अंत नहीं था। तो वो चीज़ हमारे सामने एक रोड़ा तो थी, लेकिन जब हमने स्ट्रैटेजिक तरीके से उसको करना शुरू किया तो हमने ये देखा कि कट ऑफ 66 गई थी हमारे टाइम पे स्क्रीनिंग की और मेरे तकरीबन उसमें ठीक 100 नंबर थे। मुझे ज्ञात है कि केमिस्ट्री में जो सफल विद्यार्थी थे उनके 100 में से किसी के भी मतलब मैक्सिमम 100 नंबर किसी के नहीं आए हुए थे। तो इससे मेरा मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंस बूस्ट अप हुआ। बहरहाल उससे पहले मैं किसी एक यूनिवर्सिटी में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करता था और उस प्राइवेट यूनिवर्सिटी में काम करते-करते मुझे 10 वर्ष हो चुके थे। अब इस 10 वर्ष के अंदर मेरे को जितनी जो मैं मेहनत करता था वहाँ पे उसके फलस्वरूप मुझे वहाँ एसोसिएट प्रोफ़ेसर और डिपार्टमेंट हेड की भी जॉब मिल गई थी।
मतलब कहने का मतलब यह है कि मेरा वर्क प्रोफाइल अच्छा, जॉब प्रोफाइल अच्छा हो चुका था, मेरी सैलरी भी एक ठीक ठाक हैंडसम हो चुकी थी, मैं देहरादून में लोकेटेड था, तो बहुत सारी चीज़ें मुझे इस रूप में फेवर कर रही थी कि मेरी जॉब अच्छी चल रही है। मेरे पास 2 बच्चे भी थे, मतलब मेरे 2 बच्चे थे। शादी वादी करने के बाद आदमी के जीवन में क्या व्यस्तताएं आती हैं, आप लोगों को सब, बहुत सारे लोगों को पता है, जिनको नहीं पता वो भी जल्दी पता चल जाएगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए एक तरीके से ऑब्स्टिकल्स का या हल्का सा आपके पेस को कम करने का काम करती है निश्चित रूप में। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो फैमिली का बढ़ जाना और दूसरा जॉब थोड़ा कूल हो जाना, ठीक है ना। ये दोनों ही चीज़ें इसके लिए क्या है, टॉक्सिक काम करती हैं। लेकिन अगर आपको निकलना है तो आपकी स्ट्रेटेजीज कैसी होनी चाहिए, आपको ये ध्यान रखते हुए चलना चाहिए कि मुझे निकलना है तो आराम तलबी नहीं रहना, आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ता है। पर कंफर्ट जोन छोड़ेगा क्यों कोई आदमी? उसको क्या ऐसा मोटिवेशन है कि वो मतलब अपने को स्ट्रेसफुल बनाए? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। मेरी सारी जानकारी का स्रोत और जो आखिरी में निकल करके जो जो उसका आखिरी में एब्स्ट्रैक्ट निकल करके आता है वो यही है कि जब तक हम लोग अपने को परेशान नहीं होते, परेशान फील नहीं करते, तब तक हम लोग क्या नहीं करते, कोई ड्रेस्टिक क्या नहीं लेते, चेंज करने के लिए डिसीजन नहीं लेते। तो आप लोगों को, हम लोगों को अगर बिल्कुल कहीं से बाहर निकलना है तो हमें झिझोड़ना पड़ता है। अब बाहर से तो कोई हमारे को झिझोड़ता नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ता है, अंदर ही वो मैकेनिज्म डेवलप करनी पड़ती है। तो मैं अपनी बात जैसे बता रहा था आपको कि मैं मास्टर्स में क्या कर रहा था, मास्टर्स के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। एक डिग्री कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर की नौकरी मिल गई थी मुझे, और वहाँ मेरा काफ़ी कूल प्रोफाइल था, मतलब मैं थोड़ा बहुत एडमिनिस्ट्रेटिव काम में था और टीचिंग में भी था, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था। तो उस स्तर पे पहुंचने के बाद अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ को, फैमिली ड्यूटीज़ को निभाने के बचे हुए समय में आपको एक ऐसी फुल प्रूफ स्ट्रेटेजी तैयार करनी पड़ती है जिसमें कि आपको सफलता की गारंटी हो, ठीक है ना। और इसके लिए जो स्ट्रेटेजी थी, जो मेरे साथ स्ट्रेटेजी थी, वो ले दे करके यही स्ट्रेटेजी थी कि मैंने अपने दिमाग को किसी तरह से ये समझाया कि मैं जो काम करता हूँ ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। अगर यही काम करना होगा मुझे तो मैं प्राइवेट में, सरकारी में अगर मैंने इतना काम किया तो मैं पता नहीं कितना पैसा कमा रहा हूँगा। निश्चित रूप में प्राइवेट और सरकारी में काम करने की शैलियों में बहुत सारा अंतर है, वर्क लोड में भी अंतर है, लाइफ स्टाइल में भी अंतर है। ये आप लोगों ने सुना होगा और जो लोग कर रहे हैं उनको पता भी है। उन लोगों से अगर आप पूछेंगे तो वो आपको इस बात में सहमति देंगे। प्राइवेट में आपको अपने नौकरी बचाने के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, लेकिन अगर सरकारी में आप एक अच्छे वर्कर हैं तो आपको नौकरी बचाना तो कोई मैटर नहीं है, साथ साथ आप बहुत सारे लॉरेल्स गेन कर सकते हैं, जॉब सेटिस्फेक्शन भी बहुत तगड़े लेवल का मिल जाता है अगर आप काम करने वाले हैं। ध्यान रखें, अगर आप काम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग हमारे सरकारी तंत्र में ऐसे भी होते हैं जो काम करने से परहेज करते हैं, तो वो नौकरी तो उनकी कहीं नहीं जाती, लेकिन वो चीज़ जिसके लिए जो हमारा एम है कहीं ना कहीं वो हमारा फुलफिल नहीं हो पाता। मैं इस चीज़ का खंडन करता हूँ, इसलिए मैं उस दिशा में आपको न मोड़ते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने अपने को ये मोटिवेट किया कि मैं एक प्राइवेट संस्था में जुड़ करके काम कर रहा हूँ। प्राइवेट संस्था अपने प्रॉफिट के लिए, ऑब्वियसली अपने प्रॉफिट के लिए काम करती है। जब तक उसका आपसे प्रॉफिट सिद्ध होता है वो आपको सर पे क्या, सर के भी ऊपर बैठा करके रखती है, ऑब्वियस सी बात है। हालांकि मेरे को बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं अपने को नौकरी डाल में लाने के लिए, मतलब तैयारी में लाने के लिए ये महसूस कराना बहुत ज़रूरी था कि भाई मैं अभी तो सही हूँ, पर आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद जब मेरी स्थिति ऐसी रहेगी, जब मेरे बच्चे पीक टाइम पे रहेंगे, तब अगर मुझे जॉब के लिए स्ट्रगल करना पड़ा तो क्या मैं उस समय इतनी हिम्मत बटोर पाऊंगा कि मैं कहीं नौकरी कर पाऊँ। और साथ साथ एज भी होती है, एक समय के बाद आपकी एज नहीं होती प्रतियोगी परीक्षाओं में अपियर होने की। तो राइट टाइम पे, मतलब केवल ये नहीं देखना कि पानी कब कम है, बल्कि कभी ना कभी छलांग भी लगानी है। इस मोटिवेशन के साथ मुझे भी एक बार अपने को तैयार करना पड़ा। तैयार करने के लिए बहुत सारे हर्डल, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं ऋषिकेश टू देहरादून जाकर के नौकरी करता था, और इस दौरान बरसात है, सर्दी है, गर्मियां हैं, तीनों ही ऑप्शंस बिल्कुल बुरे रहते हैं, क्योंकि बाइक से मैं ट्रैवल करता था जनरली, ठीक है ना। लेकिन एक एक आध महीने के लिए अगर आपने अपने को बेवकूफ़ बना दिया कि मुझे पढ़ाई करने में मज़ा आ रहा है, 1 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो आप लगभग उसके अभ्यस्त हो जाते हैं।
आप यकीन मानिए, आप तैयारी करते समय महसूस कर चुके होंगे, आप कुछ समय बाद उसके अभ्यस्त हो जाते हैं। तो धीरे धीरे मैं भी अभ्यस्त होने लगा। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए, बहुत अच्छी अच्छी बुकें पढ़ी, ठीक है ना, बहुत अच्छी रेफरेंस बुकें पढ़ी, उनके बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स बनाए, उन इंपॉर्टेंट नोट्स की ऑडियो रिकॉर्डिंग की, और आते जाते ऑडियो रिकॉर्डिंग अपने लिए ब्लूटूथ ईयरबड खरीदे थे, और आते जाते उन ईयरबड से सुनता रहता था कि मैंने क्या पढ़ा। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी कभी आपके दिमाग, आपको उसकी लॉजिक नहीं पता, लेकिन कुछ क्वेश्चन के आंसर भी याद करने पड़ते हैं। ये ट्रू है, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पे आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ज़्यादातर, और एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस में से 4 में से 3 एलिमिनेट करने हैं या केवल एक सेलेक्ट करना है, तो आपको उसके लिए पर्याप्त नॉलेज होना जरूरी है। तो कुछ चीज़ें आपने सुनी भी होंगी, कुछ आप कैलकुलेट कर पाते होंगे, कुछ आपको पहले किसी पेपर में देखा होगा आपने। तो इस तरीके से मतलब एक पूरा जुड़ कर के ये काम होता है। देखिए, आप मेरी बात समझिए, आप प्रवक्ता बनने जा रहे हैं। प्रवक्ता एक लेवल 8 की नौकरी है, जो पुराना 4800 ग्रेड पे था। आज यहाँ जो पहला कैंडिडेट होता है, उसकी पहली सैलरी 7300 रुपये होती है, 73,000 रुपये होती है। तो 73,000 एक बहुत कूल जॉब है, बहुत बहुत हैंडसम सैलरी है। ये पहले साल की है, धीरे धीरे ये बहुत अच्छे से बढ़ती रहती है, और इसमें पेंशन का, ओल्ड पेंशन का, या बहुत सारे ऑप्शंस खुलते रहते हैं समय के साथ साथ। जैसे हमारे टाइम पे एनपीएस थी, अब यूपीएस का भी ऑप्शन खुल गया। भविष्य में जाते जाते ये ओपीएस भी खुलेगा। यहाँ पे 8th पे कमीशन लगेगा, 9th पे कमीशन लगेगा। कहने का मतलब सैलरी यहाँ पे कोई काउंट नहीं करता कि मेरी सैलरी कितनी है, तेरी सैलरी कितनी है। सब जानते हैं कि जिसकी भी सैलरी है बहुत शानदार सैलरी है, कम से कम इतनी तो सैलरी है कि वो अपने परिवार को बहुत अच्छे से टेक केयर कर सकता है। लेकिन इसके लिए सारे लोग भागा दौड़ी मचा रहे हैं, तैयारी के लिए हर हर स्टोन को टर्न कर रहे हैं, ठीक है ना। आपकी स्ट्रेटेजी दूसरों से अच्छी ना हो तो फिर आप कैसे निकलेंगे। तो आपकी स्ट्रेटेजी में वो मजबूती होनी चाहिए। तो ले दे करके जो सबसे पहली बात मैं आपको कहना चाहता हूं, वो ये कहना चाहता हूं कि आपको अपने को बहुत ज़्यादा परेशान फील कराना है। आपको, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको अपनी उस एग्जिस्टिंग नौकरी से किसी सरकारी टीचर की नौकरी को कंपेयर करना है। देखना है कि उसके पास इतना समय है कि वो अपने परिवार को भी दे सकता है। देखना है कि उसके पास इतनी सैलरी है कि वो बहुत अच्छा पैसा खर्च करने के बाद बहुत अच्छा पैसा बचा भी सकता है। देखना है कि अगर वो इतनी मेहनत करे जितना मैं कर रहा हूं, तो वो टीचर कहां पहुंच सकता है, बहुत आगे पहुंच सकता है। आपको अपने को इस कंपैरिजन में लाना पड़ेगा, ठीक है। साथ साथ आप अपने को परेशान भी फील कराइए। आपको यह भी बताना है कि देखिए, परसों मैंने अपने ऑफिस में इतनी सी बात क्या कही कि बॉस ने मेरे ऊपर हल्ला मचा दिया। भाई, आपको अपने को परेशान फील कराना है, ठीक है ना। ये दूसरी बड़ी बात है जो आपको मतलब अपनी तैयारी में इंक्लूड करनी, ठीक है ना। आपको अपने को परेशान फील करना है। आपको अगला सपना देखना है कि देखो वो कितना बढ़िया है, वहां पे मैं भी पहुंच सकता था। जब हम जैसे मेहनत करने वाले, हम जैसे योग्य लोग वहां पे नहीं पहुंच रहे, तो इसमें क्या कमी रह रही है। आपको अपने अंदर ये देखना। दूसरी बात, अपने को आपको आज से ही प्रवक्ता मानना है। देखो, ये बहुत बड़ी लाइन मैंने कह दी है। मेरा एक साथी हैं जो बड़े कोचिंग सेंटर चलाते हैं, उन्होंने एक समय मेरी स्थिति को भांपते हुए मुझे ये समझाया था कि देखो, आप तैयारी में, पढ़ाई लिखाई में सब कुछ बढ़िया हो, लेकिन अगर आप मान लो 10 सिलेक्शन या 11 सिलेक्शन होने और आपका 12वां नंबर आया, तो आप कहाँ जाएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी तैयारी में 100% सिलेक्शन इंक्लूड हो जाए, आपकी अनसर्टेनिटी खत्म हो जाए, तो उसके लिए एक ही मूल मंत्र है कि आपको मानना पड़ेगा कि आप प्रवक्ता बन चुके हैं। बस आप ये सपने देखो कि आप किस जगह नौकरी कर रहे हो, आप सिलेक्शन के बाद कौन से स्कूल में जुड़े हुए हो, बस इतना सोचो। इसके बाद ये मत सोचो कि आपको प्रवक्ता नहीं बनोगे। आपने तो प्रवक्ता 100% बनना है। ये तो आपके अंदर आज ही बैठ जाना चाहिए। और अब रहती है तीसरी बड़ी बात कि तैयारी कैसे होगी। तैयारी कैसे होगी? तैयारी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है अच्छी बुकों को पढ़ना, अच्छा स्टडी मटेरियल लेना, उस अच्छे स्टडी मटेरियल से एक बारीक तैयार किया हुआ नोट्स, हैंड रिटन नोट्स तैयार करना और उसका रिवीजन करना। मैं आपको बीच बीच में वीडियो लेक्चर के माध्यम से ये बताता रहूंगा कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है या गलत चल रही है,
लेकिन वो सब चीज़ें तब हो पाएंगी जब आप लगातार मेरे वीडियोस देखेंगे, उसमें कमेंट करेंगे, अपनी अपनी स्थितियां बताते हुए। तो आप लोग अपनी तैयारी शुरू करें, साथ साथ अच्छी बुकों से एक बढ़िया नोट्स बनाना शुरू करें, और ऑडियो वीडियो यूट्यूब सारी चीज़ें एक साथ चलेंगी। ये ना सोचें कि केवल बुक्स ही हमारा काम करेंगी। बुक्स में आपको ढूंढना भी मुश्किल होते हैं क्वेश्चन, कुछ आपको यूट्यूब से भी सुनने, कुछ हम लोगों के वीडियोस भी देखने, हम लोगों के अपने अनुभव के वीडियोस हैं, कुछ बहुत अच्छे सुपर फाइन नोट्स। एक सेंटर है जिनकी मैंने आपको पहले भी बात बताई है, उस सेंटर ने एक बढ़िया टॉपर्स के नोट्स, डेफिनेटली उन्होंने मुझसे भी नोट्स मांगे, मैंने भी उनको नोट्स प्रोवाइड किए। उनके नोट्स, उनके प्रैक्टिस सेट, उनके मॉक टेस्ट, मतलब आपका एनवायरनमेंट चेंज होना चाहिए जी। आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, कुछ दिन लगातार पढ़ोगे, आपको रुचि आने लग जाएगी। मैं बोल रहा हूं, अगर 6 महीने भी हमारे पास एग्जाम के लिए हैं, और जो आज गेम से आउट था वो 6 महीने बाद टॉपर बन के निकल सकता है। लेकिन वो कमिटमेंट आपके अंदर कम से कम मेरे वीडियो देखने के बाद आज आ जाना चाहिए। आज से आप अपने को प्रवक्ता मान के चलेंगे। आप अपने को किसी इंटर कॉलेज में देख रहे होंगे कि मैं उस इंटर कॉलेज में सर्विस कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर आप लोगों ने इन 3-4 बिंदुओं को अपने ध्यान में बना दिया तो जितनी पोस्टें निकली हुई हैं उतने सिलेक्शंस पक्के, आप लोगों के सिलेक्शन उसमें पक्का है। अगर एक सीट भी, देखिए मेरा पहली रैंक आई, उसके बाद से मुझे ये महसूस होने लगा कि अगर एक भी सीट है तो एक भी सीट निकाली जा सकती है। क्योंकि हमारे टाइम पे भी बहुत सारे लोगों ने मेरे पिछले वाले वीडियो में या एक आध वीडियो में कमेंट कर रखा था, पिछले बार तो क्वेश्चन पेपर सरल था। तो सरल तो कभी भी नहीं होता, आपको मैं सही बताऊं तो सरल कभी भी नहीं होता। आपको जो आज सरल लग रहा है वो कल दूसरों को कठिन लगता था, लेकिन आपको कल जो पेपर आएगा वो कठिन लगेगा। क्यों? क्योंकि हर बार पेपर क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं। जब क्वेश्चन चेंज हो जाते हैं तो आपके लिए नया क्वेश्चन आता है। जब भी आपने पढ़ा हुआ नहीं रहता उस क्वेश्चन को तो आप कहते हो ये तो टफ हो गया, और जो आपने पढ़ लिया होता है पहले वो आपको लगता है सरल हो गया। ठीक है ना? तो सरल और कठिन की कोई बात नहीं होती। और आपको पता है सरल भी होगा तो कितने नंबर लेके आ पाओगे। देखिए मेरे कितने नंबर थे, आप अगर 10 में से 9 नंबर लाओगे तो आप बहुत अच्छी प्रैक्टिस में हो। लेकिन अगर 20 में से 18 ला रहे हो तो बहुत मुश्किल कंडीशन है 20 में से 18 लाना। 20 में से 18 नंबर लाना मतलब 90% मार्क्स लाना बहुत मुश्किल है। और अगर 100 में से 90 मार्क्स लाना हो तो सोचिए वो और ज़्यादा मुश्किल है। मेरे 200 में से देखिए कितने मार्क्स आए थे, 182 मार्क्स। मतलब मैंने 182 मार्क्स सही किए थे, कुछ गलत भी किए थे, लेकिन कट फट करके मेरे मार्क्स आए थे 175.5। ठीक है ना? पेपर सरल और कठिन की बात अलग है, लेकिन फिर भी एक रेंज जाती है जिसे क्या बोलते हैं, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। आप लोगों ने पढ़ा होगा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन, गैसियस लॉ के अंदर पढ़ा होगा, जो केमिस्ट्री के कैंडिडेट है या फिजिक्स के कैंडिडेट है। तो गुच्छे क्या होते हैं, गुच्छे बीच में पड़ते हैं। मीन जो वेलोसिटी होती है वो गुच्छा होता है, बाकी बहुत पीछे और बहुत आगे बहुत लिमिटेड लोग निकल पाते हैं। और ये सब चीज़ें कैसे हो पाएंगी, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी तैयारी इतनी मुफीद होनी चाहिए। एक तो आपकी तैयारी, एक आपके अंदर बिल्कुल इस तरीके का एंजाइटी होनी चाहिए कि मैं बहुत बुरी हालत में फंसा हुआ हूं। देखिए ये बहुत बड़ा मंत्र है, आपको ये महसूस करना है कि मैं बहुत परेशान हूं। और तीसरा बड़ा रोल मैंने आपको क्या बोला, आपको अपने को आज से ही मानना है कि आप प्रवक्ता हैं। ठीक है ना? वैसे तो और भी दूसरे भी जो एग्जाम में तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यही मंत्र है, लेकिन फिलहाल ये प्रवक्ता को देख करके बनाया जा रहा है। और इसकी बहुत बारीक डिटेल्स और भी वीडियोस में बनाई जाएंगी, क्योंकि वीडियोस अपलोड करना भी बहुत मुश्किल होता है। आप लोगों का सबसे पहला काम अब इसके बाद ये है, आप लोगों ने सारी चीज़ें जो मैंने बोली उनको ध्यान में रखते हुए मेरे वीडियोज़ को शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और आप लोग किस फेज में अटके हुए हो आपने वो भी कमेंट करना है, कि हम इस स्थिति में आपकी कंडीशन देख करके आपके लिए कुछ बढ़िया स्ट्रेटेजीज बना करके दूंगा। मेरी बहुत हार्दिक इच्छा रहती है कि मैं मैक्सिमम लोगों को निकालने के लिए कोशिश करूं। जब आप लोग निकलते हैं ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट की बात होती है, मुझे बहुत पता होती है आप लोग जब निकलते हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, न केवल अपने लिए, अपने परिवार वालों के लिए, बल्कि थोड़ा बहुत हम लोगों के लिए भी जो आप लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। तो आज का वीडियो यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ। आप लोग आज शनिवार और कल रविवार का पूरा फायदा उठाएंगे। परसों से आप अपने वर्क
स्पेस के हिसाब से अपनी तैयारी के लिए स्लॉट तैयार करेंगे। मुझे कमेंट करके आप अपनी अपनी प्रोग्रेस बढ़ाते रहेंगे। एक नंबर है, उस नंबर को मैंने प्रीवियस वीडियो में डाला हुआ है, और एक व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक है, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए। प्रिपरेशन करने के लिए कुछ बारीक समझ जो होगी मैं वहाँ पे आपके साथ डिस्कस करूँगा। आप सभी लोगों को भावी प्रवक्ता बनने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।